जोजो टीवी। चींटी और हाथी। रानी चींटी बहुत मेहनती थी। सभी चींटियां रानी चींटी की बात को मानती थीं। मिलजुल कर वे अपना घर बना रही थीं। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो बहुत शैतान था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता था। जब चींटियों का घर बनकर तैयार हो गया, तब वे अपने लिए खाना जमा करने लगी। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो? कितना थक जाते होंगे। मैं अपनी सूंड से तुम्हारे घर को कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। कुछ पानी पिया और कुछ चींटियों पर डाला। रानी चींटी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हम बहुत दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं अप्पू, पानी डालकर हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू। हम सभी जानवरों को मिलजुल कर जंगल में रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गया। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने अप्पू हाथी की जान बचाने की सोची। वह अप्पू के पास गई और बोली, अप्पू दोस्त, घबराओ नहीं। मेरा दोस्त चूहा तुम्हारा जाल काट देगा और इस शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियां शिकारी के पास गईं और उसे जगह जगह काटने लगी। शिकारी डर से तिलमिला उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। चूहे ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चींटी रानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। मछली रानी के अंडे। माया नाम की राजकुमारी मछली बहुत अच्छे से अपने तालाब में रहा करती थी। उसके साथ बहुत सारी मछलियां वहां रहती थी। गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था। एक दिन सेनापति मछली ने राजकुमारी मछली से कहा, मछली जी, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आप तो देख ही रही हैं कि तालाब का पानी लगभग सूखने वाला है। बड़े तालाब में अभी भी पानी है। आज ही मैंने मेंढक को भेजकर पूरी बात पता लगा ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब यहाँ से वहाँ बदली कर लें। राजकुमारी मछली उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। सेनापति मछली उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मछली रानी, आप उदास लग रही हैं? शायद तुम भूल रही हो सेनापति मछली, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। इन अंडों को लेकर अगर मैंने बदली की तो ये मर जाएंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम सबकी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि सभी मछलियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। जितने मेंढक हैं उन्हें भी ले जाओ और बड़े तालाब में रहना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम सबकी जान मुश्किल में आ जाए। मगर आप? मैं अपने अंडों के साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं, बस एक हफ्ते में मेरे अंडों से मछलियां बाहर आएंगी और फिर मैं भी बड़े तालाब में आ जाऊंगी। सेनापति मछली महारानी की बात मानकर बड़े तालाब में बाकी मछलियों के साथ चली जाती है। उसके साथ कुछ मेंढक भी जाने लगते हैं, लेकिन एक मेंढक कहता है, रुकिए रुकिए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। मैं महारानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त हाथी है, उसे कहकर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डलवाऊंगा ताकि आप जिंदा रह सके महारानी जी। क्या कहा? तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास। मेंढक अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर तालाब में रोज डालने लगता है। कुछ ही दिनों में मछली के अंडों से मछलियां बाहर आ जाती हैं।
और फिर सभी मछलियाँ एक तालाब से दूसरे तालाब में बदली कर लेती हैं। जाते हुए महारानी मछली मेंढक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं अपने अंडों से मछलियों को बाहर निकाल पाई हूँ। कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अब नए तालाब में चलते हैं। चलिए चलिए। सोने का बाग। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है, अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें? हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। रास्ते में भूख लगने लगती है तो चंपा अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है और ये देखो, ये लड्डू भी है। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। जंगल के अंदर एक बड़ा सा तालाब था जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ रहा करते थे और उसी के आसपास इतनी हरियाली पेड़ होने के कारण बंदरों का एक झुंड वहीं रहा करता था। उनमें से एक बंदर जिसका नाम पीकू था, हर मगरमच्छ के साथ दोस्ती करके उनसे जान पहचान बढ़ा कर रखता था। पीकू ये बात जानता था कि तालाब में कितने मगरमच्छ हैं। एक दिन सुबह सुबह पीकू जब मजे से पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था, उसका ध्यान 3 रंगीन मगरमच्छों के ऊपर गया। एक था सफेद, एक काला और तीसरा था गुलाबी रंग का। 3 अलग अलग रंग के मगरमच्छ देखकर पीकू बहुत हैरान हो गया। खाते खाते उसका आधा केला मुंह में और आधा जमीन पर गिर गया और वो जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या? आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा।
क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ है? अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सफेद, काला, गुलाबी, हाय राम, 3 अलग अलग रंग के मगरमच्छ। अरे अरे, जल्दी चलकर अपने दोस्तों को इत्तला करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आए और वो बेचारे डर के मारे यहाँ से भाग जाएं। अरे मुझे जाना होगा। पीकू दौड़ कर जाता है और अपने दोस्तों को सबको बताता है। पानी में रहने वाले मगरमच्छ उसके मित्र ये बात जानकर बहुत हैरान होते हैं। अरे जल्दी कुछ करो। अरे वो आते ही होंगे, मैंने उन्हें इधर तालाब की तरफ आते हुए ही देखा है। अरे अरे, अब तो हम बात ही कर रहे थे, वो देखो तुम्हारे सामने वो आ रहे हैं। अभी पीकू अपने दोस्तों को ये सारी जानकारी दे ही रहा था कि तीनों रंगीन मगरमच्छ तालाब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर तालाब के बाकी मगरमच्छ हैरान रह जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा और बुजुर्ग मगरमच्छ बाहर आता है और तीनों मगरमच्छ के सामने नमस्कार करते हुए कहता है, आप लोगों का यहाँ स्वागत है मुनिवर, मगर आप ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? आप देखने में तो हमारी ही तरह मगरमच्छ लगते हैं, मगर आज तक हमने कोई रंगीन मगरमच्छ नहीं देखा है। कृपया अपने बारे में बताएं। तीनों रंगीन मगरमच्छ में से सफेद रंग का मगरमच्छ आगे आता है और कहता है, मेरा नाम है सीतांबर। हम तीनों रंगीन जरूर हैं, मगर हम तुम्हारी ही तरह आम मगरमच्छ हैं। यहाँ तक कि यात्रा करना थोड़ा मुश्किल था। हम जानते थे कि कोई भी जानवर हमारा शिकार कर सकता है। हमारे जंगल में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। हमारी मदद के लिए देव मगरमच्छ प्रकट हुए और उन्होंने हमें रंगीन कर दिया और कहा कि इस रास्ते से होते हुए हम एक बहुत अच्छे तालाब के पास पहुंच जाएंगे, जहां तुम हमारी मदद करोगे, और जैसे ही हम पानी में जाएंगे हमारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। हम आपके साथ इसी तालाब में रहने की अनुमति चाहते हैं। बुजुर्ग मगरमच्छ उनकी बात पर यकीन करता है और उन्हें पानी के अंदर आने की इजाजत दे देता है। जैसे ही तीनों मगरमच्छ पानी में दाखिल होते हैं, वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। सभी के साथ साथ पीकू का भी धन्यवाद करते हैं।